हेलो बच्चा लोग, हम लोग क्लास 10th का साइंस में चैप्टर 1 का हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा 2026 के लिए, वो भी झारखंड बोर्ड के लिए। ठीक है, देखते हैं क्या हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट सेशन चलेगा, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट 2026 में पूछेगा वो क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट सारा चीज से खोजा गया क्वेश्चन है, ध्यान देना अच्छे तरीके से। तो चैप्टर 1 क्या है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर 1 है। इस पे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा डिस्प्ले में नजर आ रहा होगा। ये क्वेश्चन है, आपको अगर ध्यान से देखें तो लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला आता है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो हम ये वाला आंसर हम क्या किए हैं कि इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स में डाल चुके हैं, रील्स में डाल चुके हैं। ठीक है, तो आप वहां से भी जा करके देख सकते हैं, और यहाँ पे जो हम बता रहे हैं वो ध्यान दीजिए। तो बोलता है कि लोहे की वस्तु हवा एवं नमी के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है। जो लोहा का जो वस्तु है ना, वो क्या होता है, वायु या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के संक्षारित हो जाती है, मतलब कि जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहती, जिसके कारण संक्षारित नहीं होती है। यानी कि जब हम पेंट कर देते हैं लोहा का वस्तु को, तो वो क्या होता है कि हवा के डायरेक्ट संपर्क, मतलब प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में नहीं रहता है, डायरेक्ट संपर्क में नहीं रहता है, क्योंकि लोहा और वायु के संपर्क में वो डायरेक्ट बीच में क्या आ जाता है, पेंट आ जाता है, जो पेंट हम करते हैं। तो जिस कारण से संक्षारित नहीं होती है, मतलब कि जंग लगना स्टार्ट नहीं होता। यही कारण है कि हम लोग लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि पेंट करके हम 1 से 2 साल तक भी लोहा का वस्तु को बचा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि परमानेंट अगर करना है, बचाना है, तो इसके लिए और भी विधियां होती है। जैसे एक एनोडीकरण होता है, जिसको एनोडाइजिंग भी बोलते हैं, या फिर मिश्र धातु। सबसे अच्छा है मिश्र धातु बना दीजिए, मिश्र धातु बना दीजिए, परमानेंट इलाज है, परमानेंट इलाज है। तो मिश्र धातु बनाना बहुत अच्छा है। और वो मिश्र धातु हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल है स्टील। स्टील मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु स्टील है, तो उसके कारण से देख लो कि स्टील में क्या होता है, जंग नहीं लगता, संक्षारित वो नहीं होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछा है कि जब हमारा तेल वाला सामान या फिर वसायुक्त सामान जो होता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, बचाने के लिए नाइट्रोजन का सहायता लेना पड़ता है, नाइट्रोजन से प्रभावित करना पड़ता है। तो यहाँ पे आंसर पहले पढ़ के बता देते हैं, उसके बाद हम अपने तरीके से बता देंगे। यहाँ पे बोलता है नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है। नाइट्रोजन क्या है, प्रतिऑक्सीकारक है, जो एक पदार्थ को उपचयित, मतलब कि ऑक्सीकृत होने से बचाता है। अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता नहीं हो पाती है। इस तरह वसायुक्त खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं। जो भी हम, जैसे चिप्स या कुरकुरे का थैली में क्या होता है, नाइट्रोजन भरा जाता है। क्यों नाइट्रोजन भरा जाता है? क्योंकि वो अक्रिय गैस है, वो उसमें रिएक्शन होने का क्षमता नहीं होता है, जिस वजह से हम लोग तेल या फिर जो भी खाने वाला चीज होता है उस पर हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं, उससे ऑक्सीजन निकाल देते हैं और नाइट्रोजन उसमें डाल देते हैं, जिस वजह से हम लोगों का जो भी तेल वाला सामान या फिर खाद्य युक्त जो भी पदार्थ होता है वो क्या होता है, विकृत गंधिता नहीं होता है, मतलब कि खराब नहीं होता, उसमें गंध मारता नहीं। नहीं तो आप देखिएगा कि कोई भी खाना को अगर हम 1 से 2 दिन तक रखें तो क्या होता है, विकृत गंधिता होता है। और उसको बचाने का और भी उपाय है, जैसे फ्रिज में रख करके टेम्परेचर को कम कर देना, मतलब कि ठंडा कर देना। तो जिस वजह से हम लोग क्या होता है, विकृत गंधिता को रोक पाते हैं, समझ में। लेकिन ठंडा करके 1 से 2 दिन तक बचा सकते हैं फ्रिज में रख करके, ठीक है। लेकिन जो हमारा क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन वाला जो अभी बताए, मतलब नाइट्रोजन से जो प्रभावित करते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, डेट, उसमें एक्सपायरी डेट लिखा हुआ रहता है चिप्स का थैली में, तो
चाहे इस बात 1-2 दिन से ज्यादा दिन हम उसको क्या कर सकते हैं, 1 महीना 2 महीना तक उसको बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग नाइट्रोजन से उसको प्रभावित करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया, आप देखिए यहाँ पे डिस्प्ले में क्या लिखा हुआ है, तो बोलता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलयी पद लवण बनता है एवं विलयन से पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। तो क्या होता है, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। तो क्या होता है कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे बोला, उदाहरण दिया हुआ है कि सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड बनता है, और ये सिल्वर क्लोराइड हमारा सफेद रंग का अवक्षेप है, सॉलिड है, सॉलिड है, जिसको NaNO3 सोडियम नाइट्रेट निकालता है और एक्स्ट्रा, मतलब कि AgCl जिसको सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, वो अवक्षेप का निर्माण किया है इस विलयन में। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को अगर मिलाते हैं तो एक सफेद रंग का क्या निकलता है, अवक्षेप निकलता है, जिसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, 6ठा नंबर। ये क्या है, क्वेश्चन बोलता है लोहे की, बोलता जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल क्यों जाता है। मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इसको पूरा अच्छे से डिटेल से समझते हैं। क्या होता है कि जब कॉपर सल्फेट का विलयन में हम लोग क्या करते हैं, लोहा का कील डालते हैं, मतलब लोहा को डालते हैं, तो ये क्या होता है, FeSO4 बनाता है, और क्या बनाता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। यानी ये Fe क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित। और ये कॉपर सल्फेट स्टार्टिंग में नीला रंग का होता है, जिसको कॉपर सल्फेट को हम लोग नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट में जैसे ही हम Fe को डालते हैं, लोहा का कील या फिर लोहा का कोई भी वस्तु को अगर हम डालते हैं तो ये फेरस सल्फेट बनाता है। ये क्या बनाता है, फेरस सल्फेट, जो कि हरा रंग का होता है। फेरस सल्फेट बोलिए चाहे आयरन सल्फेट बोलिए, इसी को बोला जाता है। ठीक है, और फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो इस चैप्टर का जितना भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, संतुलित करने वाला, बैलेंस करने वाला, वो आपसे नहीं बनेगा अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो। ठीक है, फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्लास 9 में बता चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, फेरस सल्फेट क्या होता है, बनाता है और कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, और यही विस्थापन अभिक्रिया भी कहलाता है। और इसी के वजह से कॉपर सल्फेट का नीला रंग समाप्त होकर के हरा रंग में बदल जाता है। तो आपका आंसर देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आंसर क्या लिखा हुआ है, आंसर देखिएगा। आंसर यहाँ पे मिटा देते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से नजर आएगा। देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ है, जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डुबाई जाती है तो लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। लोहा क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, विस्थापन कर देता है, और आयरन सल्फेट बनाता है। और हम बोले थे कि कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है आयरन, और आयरन सल्फेट बना देता है, और आयरन सल्फेट बनाता है जो कि रंग हरा होता है। यानी पहले उसका कॉपर सल्फेट का रंग नीला था, और फिर क्या हो गया, फेरस सल्फेट बनने के बाद, आयरन सल्फेट बनने के बाद उसका रंग कैसा हो गया, हरा रंग का हो गया, इसीलिए उसका रंग क्या हो गया, बदल गया। कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI बोलेंगे, एकदम VVI, एकदम VVI या फिर JJI, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो पहले मैग्नीशियम के बारे में जान लेते हैं। तो मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है। ठीक है,
और इसका परमाणु संख्या 12 होता है। इतना जान गए। ये सब लिखना नहीं है एग्जाम में, बट थोड़ा सा याद रखने के लिए, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, मैग्नीशियम क्या होता है, मान के चलिए कि उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जमा होता है। देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए। यानी कि मैग्नीशियम के ऊपर में क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट का परत जम जाता है। मतलब कि समझिए कि जैसे मान के चलिए कि ये मान के चलते हैं कि मैग्नीशियम है, इसके ऊपर में जो प्लास्टिक का थोड़ा सा पतला सा कवर लगा हुआ है ना, वो समझ लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसको अगर हम जलाएंगे वायु के संपर्क में तो ये जलने में बाधक होता है। जलने में क्या होता है, बाधक। और ये बाधक करता कौन है, तो सोडियम ऑक्साइड सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या करता है, इसको जलने में बाधक मतलब बाधा डालता है। तो जिस वजह से इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट को हटाना है तो रेगमाल से उसको क्या करते हैं, रेगमाल से उसको रगड़ के हटा देते हैं। अब हट गया, मतलब कि मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, हट गया। अब हट गया तो जलने में क्या होगा, आसानी होगा। तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम होगा, मतलब जब हट जाएगा, परत हट जाएगा तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके फलस्वरूप रिबन बनाया था। ये क्या होता है, जो मैग्नीशियम कार्बोनेट और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये कैसे बन गया इसके ऊपर में, तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट कर गया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। मतलब कि मैग्नीशियम जो है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। और उसी तरीके से मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड से मिल करके मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देता है और इसके ऊपर में जमा हो जाता है जो जलने में बाधक होता है। और इसीलिए इसको रेगमाल से रगड़ते हैं और रगड़ करके साफ करते हैं, तब ये जलने में आसानी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है, इस बारे में ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो याद रखिएगा, हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि संतुलित करने वाला को एक स्पेशल वीडियो में बना करके डाल देंगे, जो कि एग्जाम में 5 नंबर या 3 नंबर का पूछा जाता है संतुलित करने वाला। तो इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जो हर साल एग्जाम में संतुलित करने वाला पूछता है। तो नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिएगा, ठीक है। तो जितना भी संतुलित करने वाला, कितना टाइप का संतुलित करने वाला होता है, कैसे उसको संतुलित करते हैं, बहुत इजी तरीके से बताएंगे, ठीक है। आप लोग इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो अगला देखते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका इस बार जो 2026 का जो मॉडल सेट पेपर आया हुआ है, 2000 अभी कुछ दिन पहले ही मॉडल सेट पेपर आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन मॉडल सेट पेपर में भी है। हम बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन बैंक प्लस मॉडल सेट पेपर प्लस अपना एक्सपीरियंस, सारा कुछ हम शेयर कर रहे हैं जो 2026 में पूछेगा। आप ये वीडियो तो देख के रखिएगा, देख लीजिए, और 2026 का जो क्वेश्चन आंसर होगा उससे मिला लीजिएगा, और उसके बाद मेरा कमेंट में जो आपका मर्जी है वो बोल सकते हैं। बोलता किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। क्वेश्चन है, पदार्थ X का नाम और इसका सूत्र लिखिए। और ऊपर एक में, मतलब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, बोलता है कि X के जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो हम लोग इसमें पूरा डिटेल में चलते हैं, एक बार पूरा डिटेल में चलते हैं कि क्या इसका होता है, क्या कैसे क्या होता है, पूरा डिटेल में। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, हम थोड़ा मार्कर लाने के लिए चले गए थे, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। क्या होता है कि एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। बिना बुझा हुआ चूना, नॉर्मल में चूना भी बोल देते हैं। तो चूना में हम क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं, या पानी में चूना मिलाते हैं, या चूना में, जैसे पानी में हम लोग क्या करते हैं, पानी ले लेते हैं, उसके ऊपर में चूना डाल देते हैं,
तो ये पानी ले लिए और उसमें चूना डाल दिए, तो जैसे ही इस चूना को पानी में डाले ये रिएक्ट होकर के बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड पानी में मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, जिसका हम लोग यूज करते हैं पोचाड़ा करने के लिए, पेंट करने के लिए, जो सफेदी करने के लिए। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, सफेदी के लिए यूज करते हैं। तो याद कीजिएगा इसका विलयन का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका उपयोग हम लोग सफेदी करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन कब यूज करते हैं, जब हम ये चूना का यूज करते हैं, मतलब चूना को पानी में मिलाते हैं तब ना जाकर के ये फॉर्म में बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग क्या करते हैं, चूना। लेकिन वो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है बोलता है किसी पदार्थ एक्स के विलयन, तो किसका विलयन हम लोग यूज किए, इसका विलयन यूज किए ना, यानी आंसर में एक्स का नाम ये हो जाएगा, एक्स का नाम में क्या हो जाएगा ये, तो एक्स का नाम मेरा क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी में क्वेश्चन बोलता है पदार्थ एक्स का नाम, क्या बोला, पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखे। तो पदार्थ एक्स का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड। हम बोल दे रहे, लिख लोगे कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो CaO हो जाएगा। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CaO। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट में बोल रहा है इसका जल के साथ अभिक्रिया, तो ये जल के साथ अभिक्रिया, कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दूसरा नंबर का आंसर भी आपको मिल गया इसी में। तो क्या आपको पता चला ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं चर्चा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे फिर से उसको इंस्टाग्राम में समझा देंगे। टॉपर्स प्लेनेट इंस्टाग्राम का आईडी है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको इंस्टाग्राम में रील्स बना कर डाल देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कुछ दिनों तक खुला रखने पर चांदी की वस्तु काली क्यों हो जाती है, संबंधित परिघटना का नाम दीजिए। अब क्या होता है कि कुछ दिन तक हम लोग क्या करते हैं, चांदी का वस्तु को पहनते हैं, चांदी का कोई भी चीज होता है, अंगूठी हो गया, पायल हो गया, कोई भी चीज अगर हम पहनते हैं तो वो क्या होता है कि कुछ दिन तक उसको छोड़ देते हैं खुला, तो वो काला रंग का हो जाता है। और ये काला रंग क्यों होता है उसी का पूछ रहा है। अब आंसर देखते हैं। बोलता है कि धातुएं जब चारों ओर की वस्तुएं जैसी नमी, अम्ल, गैस आदि से अभिक्रिया करती है तो संचारित हो जाती है, इस परिघटना को संचालन कहते हैं। अब ये क्या होता है, चांदी में भी जंग लगता है, अब काला रंग का जंग लगता है, और जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको बचाते भी हैं, ठीक है। तो सुनार के पास जाते हैं और वही क्या करता है, हम लोगों को फिर से चमका के नया करके दे देता है। लेकिन उसमें संचारण होने का कारण क्या है, तो हम लोग जब भी उसको खुला छोड़ते हैं तो नमी के संपर्क में आता है, अम्ल के संपर्क में आता है, या फिर गैसों के संपर्क में आता है, तो उसके कारण से क्या होता है, वो रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद उसमें काला रंग का क्या होता है, जंग लग जाता है, ठीक है। अब बोलता है चांदी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर ऑक्साइड की परत बनाता है जो रंग में काला होता है। यानी यहाँ पे क्या बोला, चांदी क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सिल्वर ऑक्साइड, और वही सिल्वर ऑक्साइड काला रंग का होता है, जिस कारण से वहां पे क्या होता है, मतलब उसमें भी जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, संचालन होना स्टार्ट हो जाता है। सिर्फ उसी में नहीं, लोहा में जंग लगता है, तांबा में जंग लगता है, चांदी में अभी हम लोग पढ़े चांदी में भी लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो बार बार बोल रहे हैं कि कमेंट कीजिएगा, हम उसको क्या करेंगे, इंस्टा में रील्स बना कर डाल देंगे, दोबारा वीडियो बना देंगे। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, JJI जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। जब हम लोग सांस लेते हैं तो वही चीज के बारे में बोला कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते किसको है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसको बोलते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है,
अगर उसमें ऊष्मा निकल रहा है, ऊष्मा उसमें क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो श्वास, जब हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन लेते हैं, श्वसन करते हैं, तो हमारा क्या होता है, अगर आप चेक कीजिएगा, अभी भी चेक कीजिएगा, तो क्या होता है कि गर्म हवा निकल रहा है। तो गर्म हवा निकल रहा है यानी कि उसमें क्या निकल रहा है, ऊष्मा निकल रहा है ना, ऊष्मा निकल रहा है यानी कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखते हैं, बोलता है श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया दो कारणों से कहा जाता है। पहला कारण, श्वसन क्रिया में होने वाली अभिक्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। क्या करता है कि हम लोग जब श्वसन लेते हैं, श्वसन करते हैं, तो उसमें होने वाला अभिक्रिया में ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, मतलब संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। दूसरा क्या बोला, इस अभिक्रिया को में ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है। अब यहाँ क्या होता है कि इसी अभिक्रिया में जब हम लोग सांस लेते हैं तो ग्लूकोज का विखंडन होता है, तो उसके साथ साथ ग्लूकोज बनता है। यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, और साथ साथ में ऊष्मा का भी निर्माण होता है, ऊष्मा भी निकलता है। तो जिस वजह से हम लोग उसको क्या बोले, ऊष्मा निकलेगा यानी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, और श्वसन में निकल रहा है यानी कि श्वसन भी हमारा क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे क्या कर दिया, एक रिएक्शन दे दिया C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकालता है। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा या ऊष्मा निकाले तो वो हमारा क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो श्वसन में निकाला, इसीलिए श्वसन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक ऊष्मा शोषी भी होता है, जिसके बारे में क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोलता है, उस वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। फिलहाल के लिए ये वाला आप रट लीजिएगा, ये वाला रट लीजिएगा। जब हम संतुलित करने वाला जब बताएंगे ना, तो उसमें इसको पूरा डिटेल क्या करेंगे, बता देंगे। तो आप नेक्स्ट पार्ट का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कीजिएगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट रहेगा। क्यों इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि हर साल, कोई साल ऐसा नहीं है जो संतुलित करने वाला नहीं पूछता है। तो संतुलित करने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर थोड़ा इंतजार कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है, फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ज़्यादा, इसके लिए भी जबरदस्त बोलिए, VVI बोलिए, चाहे जो बोलिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हम वो उसमें बताए थे कि रेगमाल से रगड़ करके, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत को क्यों हटाते हैं, मतलब मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसको साफ क्यों करते हैं। वो जितना इंपॉर्टेंट वो है, उतना इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। अब विस्थापन और द्विविस्थापन, तो अभी जस्ट हम विस्थापन अभिक्रिया को बताए थे, जस्ट अभी एग्जांपल में बताए थे क्या होता है विस्थापन और क्या होता है द्विविस्थापन। तो पहले पढ़ के समझाते हैं, उसके बाद हम अपना लैंग्वेज में बता देंगे क्या होता है। बोलता है कि विस्थापन अभिक्रिया, जब अधिक अभिक्रियाशील, बोलता है जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है, तो उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक क्या करता है, जिंक क्या करता है, कॉपर क्लोराइड से कॉपर को, इस कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, और ये जिंक क्लोराइड बनाता है। तो ये जिंक क्या करता है, इसके जगह में आ जाता है और जिंक क्लोराइड बनाता है। क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ, देखिए Cl2 के साथ जिंक आ जाता है और जिंक क्लोराइड बनाता है, और कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसका विलयन से निकाल देता है। इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये क्या होता है कि जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। बोलोगे सर हम कैसे जानेंगे कि कौन अभिक्रियाशील ज़्यादा है और कौन कम है, तो इसके लिए हम अभी ये बता देते हैं, ध्यान दो, अभी ही बता देते हैं, ध्यान दोगे आप। याद रखिएगा मेरा बात, ठीक है, जो हम लिखवा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये याद रखिएगा
ये 13 तत्व है जो कि धातु है। और इसको याद रखिएगा, ये ऊपर वाला, ऊपर से नीचे की ओर आने पर इसका अभिक्रियाशीलता घटता है। इसका मतलब होता है ऊपर वाला नीचे वाला से ज्यादा अभिक्रियाशील, मतलब नीचे वाला कम है और ऊपर वाला अधिक अभिक्रियाशील। इसका मतलब है कि Fe ये सब सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। यानी कि उसके बाद अगर चर्चा करें तो पोटेशियम, पोटेशियम जो है सबसे अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है, पूछा भी जाता है क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद Fe, उसके बाद Pb, उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना, चांदी। ये क्या है पूछा जाता है, ये चांदी है, ये सोना है। तो सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, तो हमारा सोना हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे, तो मेरा ट्रिक याद रखिएगा, मेरा बात याद रखिएगा। देखिए इस सब दोनों को मिला के बोलेंगे, कान्हा कार मांगे अल्टो जेन फरारी, प्रभु है क्यों हुजूर आज आओ। इस तरीके से इसको याद रखिएगा। जितना इजी वर्ड में हम बताएं उतना अगर याद रखिएगा तो यही चार्ट में हम धातु अधातु जो चैप्टर है उसको समाप्त कर देंगे इसी चार्ट में। इसके अलावा ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, इतने में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो क्या होता है, फिर से बता रहे, ये सब दोनों को मिला करके हम बोले, कान्हा कार मांगे अल्टो जेन फरारी, प्रभु है क्यों हुजूर आज आओ। अगर आपको याद हो गया तो क्वेश्चन पे आते हैं और विस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा होगा तो ध्यान दीजिए कि ये जिंक क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर रहा था ना। तो देखिए यहाँ पे जिंक कहाँ है, जिंक यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे जिंक है ना, जिंक यहाँ पे। तो ये जिंक क्या करता है, अपने से नीचे वाला को विस्थापित कर देगा, तो कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाएगा अपने से। ये जिंक क्या करता है, अपने से नीचे वाला को, कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो देखिए जिंक क्या किया, कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को विस्थापित कर दिया और अपना जिंक क्लोराइड बना लिया। इसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब द्वि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। द्वि विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारकों का बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए ये क्या होता है, एग्जाम्पल दिया हुआ है NaOH और HCl, NaOH और HCl, ये NaCl और H2O बनाता है। तो ये क्या होता है कि देखिए NaOH और HCl ये क्या करता है, तो देखिए ये NaCl के साथ मिल करके NaCl बना देगा, और ये क्या करता है H और यहाँ H, दो H हो गया और O, H2O बना दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हाइड्रोजन इसके जगह में ले लिया और सोडियम इसके जगह पे ले लिया। तो आयनों का क्या हो गया, अदला बदली हो गया, आदान प्रदान हो गया। तो इसी को द्वि विस्थापन बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या आपको समझ में आया, विस्थापन और द्वि विस्थापन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विस्थापन और द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको मिटाते हैं। और बार बार बोल रहे, ये वाला याद रखिएगा, ये वाला में हम लोग धातु जो थर्ड चैप्टर है क्लास 10th का, उसमें हम लोग इसी में हम लोग क्या करेंगे, पूरा खत्म कर देंगे धातु का पूरा चैप्टर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर से आ गया हमारा संतुलित करने वाला, यहाँ पे संतुलित करने वाला फिर से हमारे पास आ गया। तो हम पहले भी बोल चुके हैं कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, हम पहले भी बोल चुके हैं संतुलित करने वाला एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, तो नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिएगा। ठीक है, ये आपका समाप्त हो गया जो हमारा था लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न जो था हमारा समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इंतजार करेंगे क्या, ये देख लीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नेक्स्ट पार्ट में हम इसको देखेंगे, और उसके बाद जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे, और जो भी संतुलित करने वाला पोर्शन हम छोड़ के चले गए उसको भी करेंगे। और इसका एक वीडियो आएगा
ऑब्जेक्टिव का। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव मेरे पास है और जितना भी पीडीएफ में हम बनाए हुए हैं वो सब सारा का जिक्र करेंगे, समझ में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों जितना भी दोस्त है उसको शेयर कीजिए, इससे किसी का मदद हो जाएगा। कोशिश यही रहेगा कि जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करवा दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो किसका बनाए, ठीक है। हम उसी तरीके से चैप्टर वाइज हम वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद।